नमस्कार सभी को। वेलकम है आपका नेक्स्ट लेक्चर पदार्थ केमिस्ट्री में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये टॉपिक है हमारा क्लास 12th में से। ये टॉपिक हाई लेवल स्टडीज़ में भी आपके लिए यूज़फुल होगा, जैसे कि बीएससी, एमएससी या फिर जो नेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे उसका इंट्रोडक्शन कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। लेट्स स्टार्ट। ये अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ओके, तो मेरे पास कोई एलिमेंट m है। इस m के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, यानी कि ये एक ल्यूइस एसिड का काम करेगा। मेरे पास दूसरा एलिमेंट होगा L। इस L के पास होगा एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये काम करेगा ल्यूइस बेस का। तो ये रहा वो पेयर। तो जब ये लिगैंड इस मेटल M को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इनसे जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और हमारे केस में ये जो M है ये कोई मेटल होगी या फिर मेटल आयन होगा। ये जो L है, इस L को मैं नाम दूंगा लिगेंड का। लिगेंड क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो एक मेन बात ध्यान रखनी है हमें बस यहाँ पे कि जो लिगेंड L है इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। तो इन दिस समरी वी कैन से दैट any compound which contains coordinate bond between ligand and metal or metal ion, that compound is known as coordination compound। तो coordination compound हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह और दूसरा आयोनिक कंपाउंड। तो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इनके, तो पहले मैं एग्जाम्पल लूँगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल का। तो एग्जाम्पल मेरे पास है प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl ट्वाइस, लाइक दैट। सो दिस इज हाउ यू राइट a coordination compound on paper. So if I draw its structure, it will be like that. Pt at the center, we have ammonia NH3, we have Cl here. They will have extra pair of electrons and they are donated to platinum, like that. So that is the structure of a neutral molecule showing coordination compound. Second, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड का, तो वो क्या होगा ध्यान देते हैं। CO NH3 होल 6 Cl3. So this is a type of ionic coordination compound in which this part will has positive charge and this part has negative charge. So we know that in ionic compound we have a positive ion and we have a negative ion. So this is the positive ion and this is the negative ion. Okay, तो जो ionic compound है वो उसमें coordination compound तीन तरह से ऐड कर सकता है। या तो वो काम करेगा पहला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव आयन की तरह, या फिर वो काम करेगा या उसमें एक्ट करेगा नेगेटिव आयन की तरह, या फिर वो उसमें एक्ट करेगा दोनों की तरह। मतलब नेगेटिव आयन भी वही होगा और पॉजिटिव आयन भी वही होगा। कौन होगा? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो एग्जांपल लेते हैं हम तीनों के ज़रा एक बार यहाँ पे। तो पहला हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव आयन की तरह वो काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। ओके, तो वी हैव CO NH3 होल 6 Cl3. So in this case, this is the coordination compound here and it is acting as a
positive ion, यानी कि cation. So it is a cation in this case. In second case, we'll have K4FeCN whole 6. Now in this case, there is the coordination compound. It is now acting as a negative ion. That means it is now acting as an anion. And now we have the third case, in which coordination compound is acting as both negative as well as positive ion. So this is the coordination compound, this is the coordination compound, this is acting as positive ion, that means it is acting as a cation, and this is acting as negative ion, that means acting as an anion. तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स हमारा है, इसे मैं कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, ये पॉजिटिव की तरह काम कर सकता है, नेगेटिव आयन की तरह काम कर सकता है और दोनों की तरह काम कर सकता है. तो ये तीनों चीज़ें आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टर शो करती है यहाँ पे. ओके, तो अभी आपने देखा एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, और उसमें आपने एक ध्यान दिया होगा कि जब मैं इस तरह की स्पीसीज़ की बात कर रहा हूँ तो इसमें दो मेटल आ रही है और एक हमारे पास आ रही है यहाँ पे नॉन मेटल. तो वी हैव टू मेटल्स हियर एंड वन वी हैव दी नॉन मेटल. बट ये तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ. हमारे पास एक और स्पीसीज होती है जिसमें दो मेटल्स होती है और एक नॉन मेटल हमारे पास होती है वहाँ पे. एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पे तो वो मेरे पास है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O and that is called potash alum. अब इसमें भी दो हमारे पास मेटल है और एक तरह की हमारे पास नॉन मेटल है. अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसे तो मैं कहता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसे हम कहते हैं डबल सोल्ट. तो इस पर एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है हमारा बोर्ड पे, बोर्ड एग्जाम्स में, एंड दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ए डबल सोल्ट. चलिए अब इसकी ज़रा हम बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है. चलिए अब डिफरेंस देखते हैं डबल सोल्ट में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है. तो पहला, डबल सोल्ट जो है, अगर मैं पहले इसकी बात करता हूँ, तो इट ओनली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. तो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ये. बट यही अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो ये सॉलिड एज वेल एज एक्वस स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है. दूसरा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड when it is added to water it loses its identity. what is meant by that? तो अगर मैं एग्जांपल भी यहाँ पे मेरे पास है भाई K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, जब मैं इसको पानी में डाल देता हूँ तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस के अंदर, यानी कि लाइक दैट. तो इस कंपाउंड ने अपनी पूरी आइडेंटिटी लूज़ कर दी यहाँ पे. लेकिन जब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते. सो डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी. किस तरह से? मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे CONH3 होल 6 Cl3. तो जब मैं इसको पानी में डाल लूँगा यहाँ पे तो क्या होगा? मुझे मिलेगा CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव एंड 3 Cl नेगेटिव. तो ध्यान दें, जैसा कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग में था हमारे पास, वैसा ही कॉम्प्लेक्स अभी भी हमारे पास है. तो इसने अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करी है. ओके, थर्ड पॉइंट हमारे पास निकल के यहाँ पर आता है ये कि इसमें कोई भी बॉन्ड, सो नो बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट. इसमें कोई भी बॉन्ड कोऑर्डिनेट नहीं होता है.
और हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं. सो दे हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. सो नाउ वी हैव द फोर्थ पॉइंट. वो ये कहता है कि डबल सॉल्ट जिन भी कंपाउंड से बने होते हैं उनमें उन कंपाउंड का इक्वी मोलर रेशो होता है. जैसे अगर मैं K2SO4 को लेता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ Al2SO4 होल थ्राइस को, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस. तो यहाँ पे इनका इक्वी मोलर रेशो हमारे पास है, यानी कि इनके इक्वल मोल्स मेरे पास है. लेकिन जब मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करता हूँ, तो जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिन भी स्टार्टिंग मटेरियल से बना होता है उनमें उसका इक्वी मोलर रेशो नहीं होगा. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे HgCl2 और मैंने इसमें ऐड कर दिया KCN, तो मुझे मिलता है K2HgCN होल ट्वाइस. ये चीज़ अब यहाँ पे जो देखिए, अगर मैं इसको बैलेंस करता हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इट हैज़ 1 मोल, इट हैज़ 2 मोल्स. So they don't have equimolar ratio. Okay, fifth point. In the double salt case, we have only one kind of valency. They show only one kind of valency. In complex compound, we have 2 types of valency. That is called primary valency and second is called secondary valency. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में. तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इसके बाद हम समझेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं. चलिए इसको शुरू करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे लिए यूज़फुल होंगी बेसिक पर्पस को कंप्लीट करने के लिए. पहला हमारे पास है मेटल या मेटल आयन, जिसको मैं सेंट्रल एटम भी कह सकता हूँ. तो बेसिकली वो क्या है, ये वो स्पीसीज होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगी, यानी कि एक तरह का ल्यूइस एसिड होगा. और ल्यूइस एसिड वही होता है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है. तो अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे, तो वो होंगे Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Pt4 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव. We can have Zinc2 positive, Al3 positive, and etc. So there will be many central atom or metal ion which will be acting as electron pair acceptor. Okay. Second हमारे पास होते हैं ligand. हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ligand क्या होता है. ligand होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी कि ये काम करेगा ल्यूइस बेस की तरह, यानी कि इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. अब लिगेंड या तो न्यूट्रल हो सकता है या फिर वो नेगेटिव आयन हो सकता है, और इन सम केसेस इट कैन बी ए पॉजिटिव आयन एज वेल. तो इसकी डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे जहाँ पर हम समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स के बारे में. सो थर्ड हमारे पास अब है कोऑर्डिनेशन नंबर. अब इसका मतलब क्या है, तो मान लीजिए कि ये सेंटर में एक लिगेंड है, सॉरी सेंटर में मेटल एटम, नॉट द लिगेंड, सेंटर में हमारा मेटल एटम है, और ये फिंगर्स को मैं लिगेंड मान लेता हूँ. तो जो लिगेंड्स उस सेंटर मेटल एटम के अराउंड प्रेजेंट है उससे मैं कहूँगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर. यानी कि अब अकॉर्डिंग टू माई हैंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 1 2 3 4 5. 5 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. तो आई कैन से दैट
number of neighboring ligand around central atom. एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पे तो इट कैन बी PT NH3 होल 4 2 पॉजिटिव. तो इस केस में coordination number comes out to be 4. So it has 4 ligands around the central metal atom. It can be FeCN6 3 negative. So in this case coordination number is 6. You can see here. Also we can have AgNH3 whole twice positive, and in this case coordination number is 2. So it is a number of ligand present around the central metal atom or ion. So next term now we have is called coordination sphere. So in the paper it is represented by the square brackets. So in these square brackets metal atom and ligand both are enclosed in the square brackets, and these square brackets are called coordination sphere. For example, we have AgNH3 whole twice positive. So in this coordination sphere I can see a metal atom or ligand. So metal atom and ligand are enclosed in the coordination sphere, and these species are called coordination entity. So species enclosed in the coordination sphere are called coordination entity. Okay, fifth. So fifth we have coordination polyhedra. So in that poly means many and hedron means faces. So in this case we are talking about the shapes of the molecule, of the complex. यहाँ पर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की शेप के बारे में, एंड दीज शेप्स डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स. So let's see that also. So now let's talk about the polyhedron. I will talk about the, we can say, most common polyhedron, and these are called tetrahedron, octahedron. For this coordination number is 4, and for this coordination number is 6. There are many more, but I am just talking about these two. Many shapes will be described later as we proceed through the series of these coordination compound videos or lectures. Okay, so what is tetrahedron? This is tetrahedron. Hedron obviously means faces. So in this case we have 4 faces. Let me count the 4 faces. One face, it is the second face, third face, and fourth face is in the front. So it has 4 faces, so it is called tetrahedron. For with tetrahedron I can make tetrahedral shape. In tetrahedral we have a center metal atom, and the ligands are present at the corners of the tetrahedron. So there is ligand, one ligand behind, one ligand up front. So that is tetrahedral. Now let us draw the shape of octahedron. Hedron means faces, octa means 8. So we will have to make 8 faces. So it will be like this. So we have a square here,
Okay, so this is octahedron. Let me count the faces here. So one face, second face, third face up front, and one face is in the back. So we can see that there are 4 faces on the top and remaining 4 faces are at the bottom. So it has 8 faces. So that is what is called octahedron. So with octahedron I can make octahedral shape. So metal will be at the center, so that is the metal, and ligand will take the corners of the octahedron. So ligand here, ligand here, ligand here, ligand here, and ligand here. So this is called tetrahedral shape. I am telling you one more time, there are many more shapes, and these shapes will be discussed later in the series of this coordination compound. So after that we are now having oxidation number or oxidation स्टेट. सो पहली बात तो ये इनमें डिफरेंस क्या है. नंबर तो बेसिकली कोई डिजिट होगा, जैसे कि +3 हो गया या +5 हो गया या +7 हो गया या +1 हो गया या 0 हो गया. सो दीज डिजिट्स विल रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन नंबर. व्हाट विल बी स्टेट हियर? So if I write Fe2 positive, so that is called the oxidation state of the iron. If I write CO3 positive, so that is called oxidation state of cobalt. If I write Pt4 positive, so that is called oxidation state of the platinum. So how do we count these oxidation states? Let us take example. Okay. एक और बात मैं बताऊं आपको यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए एक वीडियो पहले ही मैंने बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. लेकिन एक एग्जांपल हम यहाँ भी लेंगे उस चीज़ का. तो लेट्स से मैं लेता हूँ यहाँ पे FeCN6 3 नेगेटिव. तो मुझसे कहा जाता है कि Fe पे आप ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट निकालें. जिस पे हमें निकालनी है उसको x मान लेते हैं, तो Fe को मैं x मान लेता हूँ यहाँ पे. ये Cn यानी कि साइनाइड, तो साइनाइड पे चार्ज होता है -1 का. ओके, सो वी हैव 1 Fe, तो 1x प्लस आई हैव 6 साइनाइड, तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3. क्योंकि ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज इक्वल टू किसके होगा? -3 के, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -3 का है हमारे पास यहाँ पे. तो ये अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मुझे निकल के आता है 3 पॉजिटिव. तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर Fe का +3 हो गया और उसकी स्टेट हो गई Fe3 पॉजिटिव. तो इस तरह हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर. इसके बाद हमारे पास टर्म आती है दैट इज कॉल्ड होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक. तो होमो का मतलब होता है सेम और लैप्टिक का मतलब यहाँ पे लिगेंड से है, या हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट. लैप्टिक तो पता ही क्या है, यहाँ पे लिगेंड हमारे पास है. ओके, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें सभी लिगेंड सेम हो उसे हम बोलेंगे होमोलैप्टिक, और कोई भी वो कॉम्प्लेक्स जिसमें सभी लिगेंड डिफरेंट हो तो उसे हम कहेंगे हेट्रोलैप्टिक. और हो सकता है इसमें 2 टाइप के लिगेंड हो, 3 टाइप के लिगेंड हो, दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड हेट्रोलैप्टिक. तो एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे इसका, तो दैट इज FeCN6 3 नेगेटिव, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ होमोलैप्टिक लिगेंड. और अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे हेट्रोलैप्टिक का, सो दैट कैन बी FeH2O thrice NH3 thrice 3 positive. So this is the example of heterolaptic ligands. Okay. इसके बाद हमारे पास आते एक और टर्म से बोलते हैं होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर. होमो वही बात सेम, न्यूक्लियर यहाँ पे हम बात करेंगे मेटल आयन के बारे में. पॉली मतलब बहुत सारे यानी कि मैनी, न्यूक्लियर मतलब मेटल आयन.
तो वो कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही मेटल आयन हो उसे हम कहेंगे होमोन्यूक्लियर, और वो कॉम्प्लेक्स जिसमें बहुत सारे मेटल आयन्स हो उसे हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियर। तो होमोन्यूक्लियर का एग्जाम्पल हो गया एक तो ये और एक ये, इसमें एक ही मेटल आयन है एज यू कैन सी, तो ये बन गया होमोन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर में मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेना चाहूँगा इसका AgNH3 ट्वाइस AgCN ट्वाइस, या फिर अगर मैं इसको चेंज करूँ यहाँ पे, तो लेट टेक इट मोर क्लियर एग्जाम्पल, नॉट दिस वन, तो CrNH3 6 and COCN6. Now in this complex I have two different type of metal ions, so that is called polynuclear complex. तो चलिए अब देखते हैं जो हमने इम्पोर्टेंट टर्म समझी है उसको हम एक साथ कैसे देख सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो हमारे पास है CONH3 Cl3। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये चीज़ क्या कहलाई जाएगी, मेटल, और वी कैन से सेंट्रल एटम। ये क्या कहलाया जाएगा, लिगेंड। ये क्या कहलाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये ब्रैकेट्स क्या कहलाई जाएंगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये पूरी स्पीसीज क्या कहलाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ये क्या कहलाया जाएगा, काउंटर आयन। तो काउंटर आयन वो स्पीसीज होगी जिसका चार्ज कॉम्प्लेक्स के चार्ज से अलग होगा। इस केस में इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो इस काउंटर आयन पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव का होगा। तो ये हुआ हमारे पास बेसिक इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे लीगेंड और शेप्स के बारे में, और शेप्स डिपेंड करेगी हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। तब तक के लिए बी हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू अगेन।